अस्सलाम वालेकुम। तो आज के हम इस वीडियो में रिस्क वी के बारे में देखेंगे कि ये क्या है और क्यों अब तक हम इसको यूनिवर्सिटीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में भी ये हर जगह पर लाइक बहुत मैसिवली ये यूज़ हो रहा है। तो इसके बारे में आज पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो हम देखते हैं कि रिस्क वी बना कैसे और ये असल में है क्या। ठीक है, इट इज़ अ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इन शॉर्ट, जो हाई लेवल लैंग्वेज है हमारे पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस होगी, पाइथन होगी, जावा होगी, एक्सेट्रा। ठीक है, वो कन्वर्ट होती हैं असम्बली लैंग्वेज में। असम्बली लैंग्वेज उस कोड को कन्वर्ट करती है बाइनरीज में। ठीक है, अब वो जो बाइनरी कोड एक बन गया है, अब उसको एग्जीक्यूट भी तो करवाना है सीपीयू के थ्रू। ठीक है, तो उस सीपीयू हार्डवेयर के थ्रू जो वो बाइनरी कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, वो काम करता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, इन शॉर्ट आईएसए। ठीक है, ओके, तो उस आईएसए की एक हमारे पास एग्जांपल है रिस्क वी। ये हम रिस्क वी को ही क्यों पढ़ते हैं या इसको रिस्क फाइव कहते हैं, इसको ही क्यों पढ़ते हैं बिकॉज ये ओपन सोर्स है और मतलब इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हुए हैं और काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। इसकी थोड़ी सी हम पहले हिस्ट्री को देख लेते हैं। सिस्क एरा, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, इसमें मैं इसकी बस ना फिलोसफी को पढ़ूंगा, आप इसको रुक के सारा देख सकते हैं। मेक हार्डवेयर डू मोर सिंप्लीफाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि आपने आर्किटेक्चर को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया कि वो मतलब आपके बहुत सारे टास्क एक ही मतलब आर्किटेक्चर के अंदर हो रहे हैं। हम चाहते भी यही हैं, लेकिन यहाँ पर ये कुछ सीन मतलब अर्ली एरा है, वहाँ पर ये सीन था। ठीक है, और उसकी वजह से हमारे पास अचीवमेंट क्या हुई कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिंप्लीफाई होगी। ठीक है, ओके, यहाँ पर आ जाते हैं। 1980s के सिक्स रेवोल्यूशन आता है, यानी कि सिंपलर इंस्ट्रक्शंस हम कहते हैं, और हमारे पास हाई परफॉर्मेंस थ्रू पाइपलाइनिंग आ जाती है। ठीक है, आप इसको रुक के देख सकते हो किस तरह से ये सारा कुछ हुआ। ठीक है, ओके, रिस्क गोज मेन स्ट्रीम। हम इसके ऊपर आ जाते हैं कि हमने जो रिस्क है ये काफ़ी ग्रेट परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन इसकी हाई कॉस्ट थी और वेंडर लॉक इन भी थे। अभी तक ये इंटेल और एएमडी भी कर रहे हैं कि वो आपको आईएसए यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर देते हैं अपना, और उसके बदले में आपको लाइसेंस उसका उनका ख़रीदना पड़ता है एंड आपको रॉयल्टीज़ पे करनी पड़ती हैं, और वो ओपन सोर्स भी नहीं है, यानी कि आपको नहीं पता उसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, बस आपको वो दे दिया और आप वो यूज़ कर रहे हैं और आप अपनी मन मर्जी उसको कस्टमाइज़ भी नहीं कर सकते। सो ये वाला इंटेल और एएमडी का सीन है। रिस्क वी का क्या सीन है कि वो 2010 के अंदर यूसी ब्रैकली जो भी है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी थी आई थिंक सो, तो इसने इसको ओपन सोर्स कर दिया। ठीक है, इसके अंदर ऑल रिस्क के जितने भी बेनिफिट्स थे वो आपके पास हैं, लेकिन कम्प्लीटली फ्री एंड ओपन है, यानी कि कम्प्लीटली फ्री है, आपको कोई रॉयल्टीज़ नहीं देनी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ओपन भी है, यानी कि आपने उसको देखा, आपको लगता है अच्छा यार ये चीज़ मेरे काम की नहीं है, आप उसको निकाल लो, आप उसको मॉडिफाई कर लो, आप कहते हो अच्छा ये मैं डाल दूंगा तो ये मेरे काम के लिए काफ़ी अच्छी है, आप मॉडिफाई भी कर लो, तो कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, अब 2015 में रिस्क वी फाउंडेशन एस्टेब्लिश हुई है, जिसके अंदर काफ़ी सारे एनवीडिया गूगल ये मेंबर्स हैं। ठीक है, और ये मतलब अब नॉन प्रॉफिटेबल मतलब फाउंडेशन की तरफ ये चला गया हुआ है। ठीक है, ओके, तो 2020 टिल प्रेजेंट ये क्या सीन है, ओपन हार्डवेयर रेवोल्यूशन है, एनी वन कैन इनोवेट विदाउट बैरियर्स, यानी कि आप इसको पकड़ें, आप इसका कोड पकड़ें, आप जो मर्जी इसके साथ करें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो दिस इज़ द सीन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी कंपाइलर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम डीबगर्स हैं, वो सारे इसी के ऊपर हैं, और काफ़ी सारे हमारे पास आईओटी स्मार्टफोन्स एक्सीलरेटर्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्क वी के ऊपर ही चल रही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा सा हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन रिस्क वी या फाइव कह लो। ठीक है, रिस्क फाइव के बारे में। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं कि रिस्क फाइव डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के ऊपर, के रिस्क असल में इतना पॉपुलर और इतना जिसको कहते हैं कामयाब किस तरह से हुआ, हम उसके ऊपर आते हैं। तो उसके कुछ ना डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, हम वो देखते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है सिंप्लिसिटी फेवर्स रेगुलरिटी, मतलब आप चीज़ों को जितना सिंपल रख सकते हो उतना रखो, वो उतना ज़्यादा रेगुलर होती जाएंगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम आप एग्जांपल दे सकते हैं लाइक ये विदाउट रेगुलरिटी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि आपने एक एडिशन हो रही है। ठीक है, x1 के अंदर x2, फिर यहाँ पर कुछ लाइक समझ ही नहीं आ रहा कि भाई क्या किस तरह से क्या मतलब हमारे पास एडिशन हो रही है, लेकिन वहीं पर जो रिस्क वीक है वो क्या कहता है कि भाई आपने 3 ऑपरेंड्स के साथ हमेशा जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो आपने करना है। ठीक है,
तो उसके अंदर उसने कह दिया कि भाई जो पहला रजिस्टर होगा वो हमारे पास डेस्टिनेशन होगा, बाकी 2 हमारे पास वो सोर्स होंगे, ठीक है? तो सिंपल सोर्स को ऐड किया, वो x1 के अंदर रख दिया। यहाँ पर भी सोर्स को ऐड किया, x1 के अंदर रख दिया, सब्ट्रैक्ट किया x2 माइनस x9 उसको रख दिया x7 के अंदर। सो ये रिस्क वी कहता है कि आपने डिज़ाइन को जितना सिंपल हो सकता है उतना रखना है। तो यहाँ पर हम इसके बेनिफिट्स आ जाते हैं कि हार्डवेयर सर्किट्स आर सिंपलर टू डिज़ाइन, ठीक है? और हमारे पास लेस चांस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स आ जाता है। तो ये सारे इसके ना मतलब एडवांटेज आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है कि स्मॉलर इज फास्टर, कि आपने जितना मेमोरी को मतलब स्मॉल रखना है वो उतनी ही फास्ट होगी। कैसे? अब स्पीड कंपैरिजन यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है? रजिस्टर्स सुपर फास्ट हैं, यहाँ पर 32 रजिस्टर्स रखे हुए हैं, मेमोरी हमारे पास स्लोअर है, मिलियंस ऑफ लोकेशंस होती हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें अगर वो दिखाता है कि आपके पास जो यूजिंग मेमोरी है, मतलब आप यहाँ पर लोड कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं मेमोरी को, और डायरेक्टली आप मेमोरी के अंदर जाके कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ना टाइम टेकिंग है, ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ आप यहाँ पर देखें रजिस्टर्स को, तो रजिस्टर के थ्रू आपकी जो मेमोरी को एक्सेस करना है और उसके थ्रू ऑपरेशंस करना है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि वाई 32 रजिस्टर्स, रिस्क 5 के अंदर सिर्फ 32 रजिस्टर ही हैं जो कि स्वीट स्पॉट है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्स के अंदर हम जो फ्रीक्वेंटली डाटा आता है हम उन्हीं को होल्ड करते हैं, और जिनके ऊपर ऑपरेशंस करने होते हैं हम उन्हीं को रजिस्टर्स के अंदर होल्ड करते हैं। तो इस वजह से ये 100x फास्टर देन मेमोरी हो जाती है, ठीक है? और इसकी एनर्जी भी कंजप्शन लेस हो जाती है, जिसकी वजह से ये हर छोटी से छोटी डिवाइसेस, कैमरास, एक्सीलेटर्स, इन सब के अंदर ये रिस्क भी हमारे पास लगा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाता है तीसरा डिज़ाइन, गुड डिज़ाइन डिमांड्स गुड कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है? समटाइम्स यू नीड डिफरेंट टूल्स फॉर डिफरेंट जॉब्स। क्या मतलब? यहाँ पर आते हैं। ओके, तो बैड कॉम्प्रोमाइज़ में यहाँ पर क्या सीन है कि हमारे पास अक्सर ये होता है कि डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको किसी बड़े 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसमें मे बी वो पॉसिबल है कि वो 48 बिट इंस्ट्रक्शन या 64 तक भी जा सकता है, ठीक है? या फिर आपको इस तरह से हो कि आपने किसी मेमोरी में एड्रेस करना है, या किसी मेमोरी में जाके आपने वो डाटा रजिस्टर में लेकर आना है, तो उसके लिए कंपैरेटिवली कम बिट की इंस्ट्रक्शन लगेगी। तो अब उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 16 मतलब अलग-अलग साइज़ेस की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसमें फिर मसला क्या होगा कि हार्डवेयर को मतलब देखना पड़ेगा, अच्छा ये वाली इतने साइज़ की इंस्ट्रक्शन है, तो उस लिहाज से फिर उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो दूसरी ओर हमारे पास जो स्मार्ट कॉम्प्रोमाइज़ है रिस्क-वी का, वो क्या कहता है कि आप ऐसा करो कि आप हर इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ है वो आप एक ही रखो जो कि 32 बिट है, ठीक है? तो अगर आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आप 32 बिट के ही अंदर करो। आपने अगर उसमें स्टोर करवाना है मेमोरी में, या मेमोरी से कोई चीज़ लानी है, आप उसको भी 32 बिट के अंदर ही करो। तो मतलब जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है वो आपने 32 बिट के अंदर ही करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ क्या हो रहा है कि हमारे पास रिस्क वी की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी 32 बिट्स के अंदर है, और उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, RIS हैं, और भी इसके आगे हैं, लेकिन हम बेसिकली यहाँ पर अभी RIS ही देखेंगे, ठीक है? ओके, तो इसके थ्रू होता क्या है कि हमारे पास यूनिफॉर्म साइज़ फॉर सिंप्लिसिटी आ जाती है, ठीक है? वो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और जहाँ पर फ्लेक्सिबल फॉर्मेट्स होते हैं वहाँ पर वो भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट ऐप्स हैं, वो आपके फ़ोन पे के ऊपर सेम स्क्रीन के ऊपर फिट आ जाएँगी, यानी कि वो अपने आप को वैसे ही एडजस्ट कर लेंगी, ठीक है? ओके, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं यहाँ पर ये सारे, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स से पहले हम देखते हैं रिस्क वी के रजिस्टर्स के बारे में। रिस्क वी में जैसे बताया कि 32 रजिस्टर्स हैं, 32 ही क्यों? क्योंकि 5 बिट के थ्रू आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास पहले जो 5 रजिस्टर्स हैं वो स्पेशल पर्पज़ हैं। जो पहला रजिस्टर है उसके अंदर हमेशा 0 ही रहता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरे रजिस्टर हम उसको रिटर्न एड्रेस कहते हैं, ये उनके ना नाम है जो आप असेंबली लैंग्वेज के थ्रू आप इनको इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ हमारे पास रिटर्न एड्रेस है, SP हमारे पास स्टैक पॉइंटर है, ग्लोबल पॉइंटर, थ्रेड पॉइंटर, ये 3 रजिस्टर फिर हमारे पास टेम्परेरी रजिस्टर आ सकते हैं। आप इनके अंदर कुछ भी स्टोर वगैरह करवा के और फिर आगे आप मतलब फंक्शन आप उसको कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो ये हमारे पास सेव्ड रजिस्टर 1 है, सेव्ड रजिस्टर 2 है, यहाँ पर फ्रेम पॉइंटर भी पड़ा हो सकता है, ठीक है? और यहाँ पर फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स है, और इसके अंदर हम जो फंक्शन के थ्रू आप कोई रिटर्न वैल्यू भेजना चाहते हैं, आप यहाँ पर ये भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फिर X17 तक सारे फंक्शन आर्ग्यूमेंट है, और फिर हमारे पास X18 से लेकर और X27 तक सारे सेव्ड रजिस्टर हैं, जो कि फंक्शन यूज़ करता है, और उससे निकलने से पहले
आपको फंक्शन इनको क्लियर वगैरह करके जाता है, ठीक है, जो भी है वो हम आगे देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास आखिरी 4 रजिस्टर हैं जो हमारे पास टेम्परेरी यूज़ के लिए हैं, और इनके अंदर हम कोई भी लाइक ओवर रिटर्न वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा हमारे पास कॉन्सेप्ट था रजिस्टर्स का। अब हम आगे आते हैं रिस्क वी फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर। अब हमें पता है कि जो हमारे पास रजिस्टर हैं वो 32 बिट्स के हैं, ठीक है, 4 बाइट्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, आर फॉर्मेट के अंदर हम देखते हैं रजिस्टर टू रजिस्टर ALU ऑपरेशंस, यानी कि जितने भी ALU ऑपरेशंस होते हैं वो सारे आर फॉर्मेट के अंदर होते हैं। फॉर्मेट क्या है कि आपका जो रजिस्टर है उसको कुछ इस तरह से आपने डिवीजन करनी है कि वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे पास ना यहाँ पर स्टोर करता है। तो जो रिस्क भी है वो हमारे पास ये पता होना चाहिए कि वो लिटिल इंडियन को फॉलो करता है, यानी कि MSB आपके पास सबसे शुरू में पड़ी होगी और LSB आपके पास यहाँ पर पड़ी होगी, ठीक है। तो हमारे पास पहले ओप कोड आ जाता है। ओप कोड के थ्रू हम ये पता करते हैं कि ये कौन से फॉर्मेट, आर फॉर्मेट है, आई फॉर्मेट है कि एस फॉर्मेट है। इसका एक कोड होता है स्पेसिफिक, वो ज़्यादातर यानी कि कम ही चेंज होता है। आप एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला रजिस्टर है RD, जिसके अंदर हम डेस्टिनेशन जो रजिस्टर हम उसकी वैल्यू, डेस्टिनेशन रजिस्टर नंबर हम यहाँ पर स्टोर करते हैं कि किस रजिस्टर के अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करवाना है। RS1 को देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारा सोर्स रजिस्टर 1 है और ये हमारे पास सोर्स रजिस्टर 2 है, ठीक है। फंक T7 और फंक T3 इन दोनों को देख लेते हैं। फंक T7 क्या है कि ऑपरेशन एडिशन का ऑपरेशनल कोड है, ठीक है। तो ये बताता है कि भाई एडिशन करनी है कि सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। फंक 3 बिट फंक्शन कोड है, ठीक है, एडिशनल ऑप कोड है। तो यहाँ पर कोई एडिशनल मतलब काम हो तो वो यहाँ पर हम उसका कोड यहाँ पर सेव करते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई ये ऐसे ही फॉर्मेट क्यों है, लाइक मतलब इसी तरह से क्यों है। तो आगे चल के ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो जाएगी कि ये ही फॉर्मेट क्यों यहाँ पर आगे चलता आ रहा है। इसकी पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है ऐड करना है X9 रजिस्टर के अंदर, हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। पहला रजिस्टर X20 है और दूसरा है X21। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप कोड है वो दिस वन है जो कि 51 बनता है, ठीक है। और हमारे पास जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो यहाँ पर आ गया और उसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और हमारे पास जो सोर्स दोनों सोर्स रजिस्टर है फर्स्ट एंड सेकंड वो कुछ यहाँ पर आ गया। अब ऑप कोड यहाँ पर जो फंक 3 था हमारे पास, हाँ, वो उसकी वैल्यू ये आ गई। और जो हमारे पास फंक T7 है उसकी वैल्यू कुछ ये है, एडिशन के लिए 0 है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन ये कुछ इस तरह से करके फिर ये ऑपरेशन हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए आ जाती है। सब्ट्रैक्शन के लिए जो सा फंक T7 की वैल्यू थी वो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 30th बिट को देखता है कि मैंने अगर 1 है तो सब्ट्रैक्शन कर देता है, अगर 0 है तो वो एडिशन कर देता है, बाकी सारा कुछ सेम ही है। ओके, तो देन हमारे पास आ जाता है आई फॉर्मेट। आई फॉर्मेट के अंदर क्या होता है कि हम मेनली इमीडिएट या लोड ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। लोड ऑपरेशन लाइक आपको मेमोरी के अंदर से कोई चीज़ ला के रजिस्टर के अंदर रखवानी है तो वो हमारे पास लोड ऑपरेशन हो जाते हैं। और हमारे पास जो इमीडिएट वाला सीन है वो ये है कि आपके वो किसी रजिस्टर के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इमीडिएट के अंदर हम उसको स्टोर करवाते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा हमारे पास स्ट्रक्चर है। आपके पास पहली 7 बिट ऑप कोड की आती हैं जो कि बताती है कि ये कौन सा फॉर्मेट है, और उसके अंदर भी मतलब थोड़ा-सा बता देते हैं कि कौन सा ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है। और हमारे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर है जो कि मैंडेटरी है यहाँ पर भी, और ऊपर भी हमने सेम यही देखा था। और यहाँ पर फंक 3 है हमारे पास जो कि बताता है कि फंक्शन कोड क्या है, कि मैंने क्या परफॉर्म करना है। और फिर हमारे पास सोर्स रजिस्टर आ जाता है, यानी कि और ये बेस एड्रेस के तौर पर भी यूज़ होता है फॉर लोड ऑपरेशंस के लिए। एंड देन हमारे पास इन चारों को मिला के हमारे पास 20 बिट्स बन जाती है और बाकी हमारे पास 12 बिट्स रह जाती हैं, ठीक है। और वो 12 बिट्स इमीडिएट के पोर्शन के अंदर हमारे पास यूज़ हो जाती हैं। अब इमीडिएट के अंदर 12 बिट्स इज़ वेरी बेनिफिशियल, लाइक ये हमारे पास साइन अनसाइंड दोनों वैल्यूज़ को भी होल्ड कर लेता है इसकी वाइड रेंज की वजह से। और जिससे फिर हमें जो इमीडिएट यानी कि कांस्टेंट के साथ आपने कोई ALU परफॉर्म करना है, इमीडिएट ALU उसको कहते हैं, तो उसके अंदर भी ये यूज़ हो जाएगा। और आपको मेमोरी के अंदर भी एड्रेसिंग करने के अंदर ये इमीडिएट आपके पास ये जो पोर्शन है ये हमारे पास यूज़ हो जाएगा। तो हमारे पास हम यहाँ पर देखते हैं कि पहली एग्जांपल एडिशन के लिए आपने क्या करना है, आपने X2 रजिस्टर के अंदर 1000 को ऐड करके उसको X1 के अंदर स्टोर कर देना है। तो यहाँ पर ऑप कोड आ गया हमारे पास, एंड देन हमारे पास आ गया ये डेस्टिनेशन रजिस्टर जो कि X1 है, ठीक है, उसकी वैल्यू आ गई। और फिर हमारे पास
func3 फंक्शन कोड आ गया, और देन हमारे पास सोर्स रजिस्टर आ गया, और हमने 1000 को ऐड करवाना है तो 1000 की जो बाइनरी है वो यहाँ पर इमीडिएट के अंदर आ गई। तो ऑपकोड के जो इमीडिएट एएलयू के लिए ऑपकोड है वो ये है, और लोड्स के लिए जो हमारे पास ऑपकोड है वो कुछ ये है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने के लिए मतलब मैं बताता हूँ कि जो आर फॉर्मेट था उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास एक और सोर्स रजिस्टर था जो कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप देखें कि किस तरह से 32 बिट के अंदर हर चीज़ एक परफेक्ट फिट बैठ रही है, ठीक है। तो ये एक मतलब फ़ायदा कि आपके पास एक ही 32 बिट का इंस्ट्रक्शन सेट रखना है ताकि हर चीज़ एक ही हार्डवेयर के ऊपर फिट बैठ जाए। ओके, यहाँ पर हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, क्या बोला कि आपने लोड करना है, मेमोरी के अंदर जाना है। ये आपके पास x2 एज अ बेस रजिस्टर काम करेगा। असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमने ये चीज़ को पढ़ा हुआ है कि कैसे हम रजिस्टर के अंदर मेमोरी एड्रेसिंग करते हैं और फिर हम उस रजिस्टर के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सीन हो रहा है। x2 के अंदर हमारे पास बेस रजिस्टर है, एज एक्ट कर रहा है, ठीक है, और 1000 हमने उसके अंदर ऐड करके जो भी मेमोरी लोकेशन बनेगी वहाँ पर जो भी पड़ा हुआ है वो x1 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसका ऑप कोड आ गया, एंड रजिस्टर आ गया, फंक्शन आ गया, फंक्शन कोड आ गया, और बेस रजिस्टर आ गया एज इट इज़, ठीक है, और हमारे पास ऑफसेट आ गया यहाँ पर। तो ये अच्छा, एस फॉर्मेट क्या करता है हमारे पास, देन वो करता है स्टोर ऑपरेशंस। अब पीछे क्या हो रहा था कि हम मेमोरी से चीज़ को उठा के मेमोरी से कोई भी डाटा को उठा के हम रजिस्टर के अंदर रख रहे थे। अब एस फॉर्मेट हमें किस चीज़ में मदद करता है, वो रजिस्टर के अंदर से चीज़ को उठा के या डाटा को उठा के मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना है। अब इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास डेस्टिनेशन कोई नहीं है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास डेस्टिनेशन को किस तरह से उसने लाइक कवर अप किया है। अगेन जो हमारे पास पहली 7 बिट है वो ऑपकोड के लिए मतलब फिक्स हो जाएंगी। अब ये इस चीज़ को और इसको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। जो हमारे पास फंक्शन कोड है वो अगेन यहाँ पर 3 बिट का सेम वही लोकेशन है यहाँ पर, और सोर्स रजिस्टर 1 है वो 5 बिट का यहाँ पर आ गया, सोर्स रजिस्टर 2 है वो 5 बिट का यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इमीडिएट के ऊपर आते हैं। इमीडिएट अभी भी हमारे पास 12 बिट्स का ही है, ठीक है, लेकिन हमने पार्टीशन कुछ इस तरह से किया है कि 7 बिट को यहाँ पर रख दिया, 5 बिट को यहाँ पर रख दिया। 5 बिट यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर हमारे पास जो डेस्टिनेशन रजिस्टर होता था वो यहाँ पर 5 बिट का होता था, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमने इसको लाइक पार्टीशन कर दिया, और पहली 5 बिट इमीडिएट की यहाँ पर है, और जो आखिरी 7 बिट है वो इमीडिएट की यहाँ पर है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास फ़ायदा ये है इसको स्प्लिट करने का कि हमें ना हार्डवेयर को चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब देखें, यहाँ पर जो रजिस्टर की जो पोजीशन थी वो सेम आर फॉर्मेट के साथ मतलब सेम है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, और आर एस आई मतलब तीनों की जो ये वाली रजिस्टर की लोकेशन है वो सेम है, ठीक है। ऑपकोड की भी लोकेशन सेम है, बस इमीडिएट की यहाँ पर हमारे पास एक कमी थी। यहाँ पर डेस्टिनेशन रजिस्टर तो आ नहीं सकता क्योंकि हमने रजिस्टर से वैल्यू को उठा के मेमोरी के अंदर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर हमें इस इमीडिएट को इसको फिक्स करने के लिए हमने इसको यहाँ पर 5 मतलब पार्टीशन कर दी, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो बिल्कुल उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी, तो उसको पता है कि भाई एस फॉर्मेट है, यहाँ पर ये सीन होना ही होना है, ठीक है। तो इसको बड़ी ईजिली इसको टैकल कर लेगा। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि हमने क्या करना है, हमने एस जी ई है x1 1000 इंटू x2, यानी कि ये हमारे पास बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस है, ठीक है। उसके अंदर ये ऑफसेट है हमारे पास, और इस मेमोरी हमारे पास जो भी डाटा x1 के रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ है उसको हमने इस मेमोरी के अंदर जाके स्टोर करवाना है, ठीक है। तो आप देख लो कि ये इमीडिएट को बस हमने यहाँ पर लाइक पार्टीशन कर दी है, बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है। आप बेस रजिस्टर भी दे दिया हमने, डाटा भी दे दिया हमने, ऑप कोड भी दे दिया एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से देखो कि ये 3 फॉर्मेट के थ्रू, इनका फॉर्मेट क्या है कि सेम ही है, तीनों अलग-अलग हमारे पास ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, और इससे क्या होगा कि हमारे पास जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही मतलब एक ही डिज़ाइन के अंदर वो सारी तीनों फॉर्मेट को अप्लाई कर रहा है और उनके थ्रू वो वर्किंग कर रहा है। ओके, तो अब ये कुछ हमारे पास समरी आ गया है। अगर अब हम इसको देखेंगे तो ये काफ़ी ईजी हमारे पास लगेगा। तो अरिथमेटिक आ गया, ऐड सब्ट्रैक्ट है, ऐड इमीडिएट है, ये तीनों चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई हैं, ठीक है। लोड डबल वर्ड है, एल डी है, आप डबल यानी कि अगर असेंबली लैंग्वेज में देखा जाए तो वहाँ पर वर्ड, डबल वर्ड और बाइट वगैरह ये सारा हाफ वर्ड आ गया, तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट देना मतलब
ज़रूरी था। तो ये डबल वर्ड हमारे पास लोड हो गया, स्टोर हो गया यहाँ पर, और हमारे पास इसी तरह से ये सारा आता जा रहा है, ठीक है। लोड बाइट कर लो, अनसाइंड है, साइंड है, वो मतलब ये सीन है। देन हमारे पास लोड रिजर्व्ड आ गया, वो आप यहाँ पर फर्स्ट हाफ ऑफ द एटॉमिक स्वैप जो भी है, ठीक है, वो देख लेना। लोड अपर इमीडिएट आ गई, एंड देन हमारे पास लॉजिकल कुछ आ जाते हैं, एंड इंक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव और है, वो मतलब अब यहाँ पर आप जो मर्जी ऑपरेशन लगाते जाएँ, ठीक है। सेम यही होगा कि इन दो रजिस्टर के दरमियान में वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा और स्टोर होगा मतलब ये वाले डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर। तो इन शॉर्ट मतलब अब बताना ये था कि ये हमारे पास सोर्स रजिस्टर है, ये हमारे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर है। अब यहाँ पर आप एंड लगाओ, और लगाओ, नैंड लगाओ, जो मर्ज़ी लगाओ, जो आपका दिल करता है, ठीक है? वो आप लगाते जाओ, तो उस तरह से आपके पास ये ऑपरेशंस आपके पास परफ़ॉर्म होते जाएँगे। अगर आपकी बेसिक्स असेंबली लैंग्वेज के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो बस ये फॉर्मेट्स कुछ आपको पता होने चाहिए, और फिर देन आप इसके अंदर भी कोड कर सकते हैं और इसको भी आप हैंडल कर सकते हैं।